Hello, dear aspirants. Now you all are being welcomed by new educational platform दीपा Academy. मैं के रोशन एक बार फिर से हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सफ़र चल रहा था उसका नेक्स्ट सेशन लेके आप सबके बीच उपस्थित हूँ और आज फिर से देखेंगे कि किस तरह के रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे 66 पीपीएससी में पूछे गए थे और उनको सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए। और सेशन पसंद आने पर आप लोग को लाइक करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मोटिवेशन मिलने पर हम इस तरह के वीडियोस हमेशा बनाते रहें। तो देखते हैं किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आए थे 66 बीपीएससी में। 25 क्वेश्चंस हमने पिछले 2 सेशन में अटेम्प्ट कर लिया था और आज 26 क्वेश्चंस जो बिहार विशेष से है। तो आज का पहला क्वेश्चंस जो हमारा सीरीज का 26 क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इसका आंसर सबको लगभग जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनको पता ही होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो हैं और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी तो करंट अफेयर से रिलेटेड लोग ही इसमें ऑप्शंस में दे रखा है, इसमें तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पटना। मुजफ्फरपुर दरभंगा में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं रखा गया था, इसको याद रखना है। हमारा जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो रखा गया था बिहार में हमारा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, पटना में। बिहार में कहाँ रखा गया था, पटना में। कब, 1912 में, जब बिहार हमारा बंगाल से अलग हुआ था। इसी समय क्या हुआ था, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, पश्चिम बंगाल से अलग हो गया था। तो इसी टाइम में हमारा कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था और फिर बिहार में एक दूसरा अधिवेशन गया में होता है और इसका टाइमिंग है 10 साल बाद, 1922। रिलेट करके याद रखना है कि पटना में जब बिहार बंगाल का विभाजन, अलग अलग राज्य बना था दोनों, बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना था, उस समय एक अधिवेशन हुआ था। उसके ठीक 10 साल के बाद गया में हमारा 1922 में एक अगला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हमारा गया में हुआ था, पहला पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो सबको पता है, लगभग जो भी थोड़ा डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोकनायक के नाम से जाने जाते थे। तो हमारा बी नंबर को आंसर जो है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकनायक। 28 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था राष्ट्र नायक, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे इनको बोला जाता था, और लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक थे ही। प्रजा हितैषी एक है, प्रजा हितैषी एक पत्रिका निकलती थी। लक्ष्मण सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो प्रजा हितैषी नाम के एक पत्रिका निकालते थे। तो प्रजा हितैषी का रिलेशन उन्हीं से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सारा बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार की स्थापना कब की गई थी। अभी हम बात किए हैं बिहार जो हमारा बना था बंगाल से अलग होकर के, पहले सारा राज्य बिहार, उड़ीसा और बंगाल को मिला के बंगाल ही बोला जाता था और उसमें बांग्लादेश भी शामिल था। सारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था। लेकिन बिहार हमारा अलग हो जाता है कब, बिहार हमारा अलग हो जाता है 1911, 1912, 1913, 1914। तो अभी हम डिस्कस किए हैं 29 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 29 क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1912 में हमारा बिहार अलग हो गया था। किससे, बंगाल से। 1912 में बिहार बना,
बंगाल से अलग होकर के, कुछ भी पूछ सकता है किससे अलग हुआ था और इसके साथ कौन सा स्टेट था। बिहार और उड़ीसा एक साथ था, बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग हुआ था और दोनों का नाम बिहार ही था। और बाद में फिर 1912 में तो यह अलग हुआ ही, और इसके बाद हमारा उड़ीसा भी अलग हो गया बिहार से। क्या हुआ, उड़ीसा भी हमारा बिहार से अलग हो गया। हम्म। 1936 में हमारा उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। इसको याद रखना है कि उड़ीसा कब बिहार से अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, अलग स्टेट बन गया उड़ीसा 1936 में। और एक स्टेट अलग हुआ हमारे बिहार से कब, सीधा 2000 में। 2000 में हमारा झारखंड अलग हो गया, झारखंड हमारा बिहार से अलग हो गया। इस तरह से 3 स्टेट बिहार से अलग हुए। थोड़ा क्रोनोलॉजी याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। नील की खेती जो पश्चिमी चंपारण के किसानों से फोर्सफुली करवाया जाता था, ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो 13th का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कितना भाग नील की खेती के लिए रख दिया जाता है, इतना इतना भाग में तुमको नील का खेती करना है। 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 3/20। 3/20 का मतलब है 3 हिस्से में नील की खेती करना होता था। कब, जब टोटल हिस्सा 20 हो। अगर आप 20 कट्ठे में अगर आप कोई खेती कर रहे हैं, 20 कट्ठे में टोटल खेती अगर कर रहे हैं में से, तो कितना रख देना था आपको नील की खेती के लिए, 3 कट्ठा पर आपको फोर्सफुली करना है। 3 कट्ठा पर आपको नील का खेती करना ही था। 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती ज़बरदस्ती करवाया जाता था। तो इस तरह से 3/20 पे नील के लिए रख दिया जाता था कि इतना एरिया में तुमको नील का खेती करना है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो यह देखिए, उस समय करंट में न्यूज था, लगभग 2020 में एग्ज़ाम हुआ था 66। तो रामविलास पासवान का डेथ उसी एग्ज़ाम के आसपास 2-3 महीने पहले हो गया था। तो बिहार के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व थे, इसलिए उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके पूछने का संभावना नहीं है, इसलिए इसको हम कट करते हैं। और इनसे जुड़ा भी कोई क्वेश्चन, जब व्यक्ति करंट में रहता है, उसके साथ कोई घटना होता है, तभी उससे क्वेश्चन करंट में पूछा जाता है। रामविलास पासवान से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो उस समय इम्पोर्टेंट था कि उस समय उनका देहांत हुआ था। राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था, इसका एक बार आंसर सिर्फ देख लेते हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया था। और लोक जनशक्ति पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। रामविलास पासवान की पार्टी का नाम नोट कर लेना है, लोक जनशक्ति पार्टी इन्होंने बनाया था। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय, यह भी करेंट न्यूज़ का क्वेश्चन है, रघुवंश प्रसाद सिंह भी उसी समय डेथ किए थे। और रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह यह आरजेडी के कद्दावर नेता थे। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। दोनों का निधन उसी साल हुआ था, 2020 में ही। एक का निधन होता है 8 अक्टूबर 2020 को, और दूसरे का निधन होता है 13 सितंबर 2020 को, यानी यही 25 दिन के आसपास आगे पीछे। 25 दिन आगे पीछे
इन लोगों का निधन होता है और एग्ज़ाम इसके तुरंत बाद एग्ज़ाम होता है। तो इसमें तो बिहार के चर्चित व्यक्तित्व है, बिहार के चर्चित नेता रहे हैं, तो इनसे जुड़ा क्वेश्चन तो पूछा जाना एकदम अनिवार्य है। तो अब की बार रघुवंश प्रसाद सिंह, रामविलास पासवान हमारे करंट के न्यूज़ के व्यक्तित्व तो नहीं रहेंगे। जो भी इससे हमको एक संभावना दिखता है कि जो भी बिहार से रिलेटेड बड़े कद्दावर नेता जो न्यूज़ में रहेंगे, न्यूज़ प्लस में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना तय है। इसलिए जो भी अभी 6 महीना साल भर में करंट में जो भी राजनीतिज्ञ बिहार में सक्रिय हुए हैं या बिहार से जुड़े हुए चर्चित व्यक्तित्व हैं, उनको एक बार करंट अफेयर्स में देख लेना है, ताकि उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया है? पॉपुलर क्वेश्चन रहता है बीपीएससी के एग्जाम में। चंपारण नील सत्याग्रह, चंपारण नील के किसानों की दशा और चंपारण नील से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन तो हर साल पूछा ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख के पढ़ के जाना है। तो गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया था किसने? न राजेंद्र प्रसाद, न अनुग्रह नारायण सिंह, न आचार्य कृपलानी। हमारे गांधी जी का किसने ध्यान आकर्षित कराया था? राजकुमार शुक्ल ने। तो 33 क्वेश्चन जो हमारा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल इन्होंने गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था 1960 में। कोलकाता अधिवेशन में मिले थे गांधी जी से राजकुमार शुक्ल। देख लेते हैं कब मिले थे राजकुमार शुक्ल। 1916 के कोलकाता अधिवेशन में मिले थे। 1916 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में मिले थे, कोलकाता अधिवेशन में मिले थे और जाकर के इनको दुर्दशा बताया था किसानों का। तो गांधी जी सत्याग्रह करने के लिए तैयार हुए थे और आ गए थे पश्चिमी चंपारण 1970 में। यहाँ चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था और किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलवाया था। आगे देख लेते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। देखिए इसका आंसर देने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और अंग, इसमें से तो कोई लग नहीं रहा है कि इसका मगध का प्रथम राजधानी इसमें से कोई था नहीं, क्योंकि सबको पता है, लगभग जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे मगध जनपद को, तो गिरिब्रज उसका प्रथम राजधानी था। गिरिब्रज ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का पहले ई ऑप्शन पूछा जाता था, 34 का ई ऑप्शन हो जाएगा। पहले एग्जाम में ई ऑप्शन रहता था, अब के एग्जाम में नहीं रहता है। उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक पूछा जाता था। जब से नेगेटिव मार्किंग लगा है 69 बीपीएससी से, या ई ऑप्शन नहीं पूछा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी, बस ई ऑप्शन को हटा दिया गया है, इसलिए अब उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें से कोई नहीं है, तो अगर 4 ऑप्शन ही रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो डी में ही दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो गिरिब्रज हमारा है मगध का प्राचीन राजधानी। मगध किस राजधानी से जुड़ा था? गिरिब्रज से। मगध जो जनपद था उसका प्रथम राजधानी गिरिब्रज, उसको याद रखना है। गया को ही गिरिब्रज बोला जाता था। राजगृह और गिरिब्रज एक ही चीज़ है। राजगृह बोल दे या गिरिब्रज, दोनों में से कोई ऑप्शन देता है तो कंफ्यूज नहीं होना, राजगृह बोले तब या गिरिब्रज बोले तब, एक ही चीज़ है। और स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। सहजानंद सरस्वती बिहार से रिलेटेड बहुत ही बड़े व्यक्तित्व, और इनका संबंध हमारे बिहार के किसान आंदोलन से था। इन्होंने नेशनल स्तर पर भी बड़ा आंदोलन चलाया था, किसान आंदोलन, और पहले बिहार में इन्होंने शुरुआत किया था लगभग 1928 और 29 में, 1928 और 29 में इन्होंने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। प्रांतीय किसान सभा हमारा बनाया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और फिर नेशनल स्तर पर इन्होंने क्या किया? 1936 में, 1936 हमारा बिहार से उड़ीसा अलग होने का भी क्या है? ईयर है। और 1936 में ही इन्होंने राष्ट्रीय अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने
शुरुआत किया था, एक संस्था बनाया था अखिल भारतीय किसान सभा। तो 28 में प्रांतीय किसान सभा और 36 में अखिल भारतीय किसान सभा। इसको याद रखना है, 2 किसान सभा इन्होंने गठित किया था। तो बिहार के बहुत बड़े व्यक्तित्व जो किसान आंदोलन से जुड़े थे, किसान आंदोलन के जुड़े ही नहीं थे, किसान आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उनका प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे था? प्रथम सत्याग्रह हमारा चंपारण में ही उन्होंने किया था 1970 में। गांधी जी ने कहाँ पे प्रथम सत्याग्रह किया था? यह तो था मेरा 35 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी, महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे था? फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया था इन्होंने? तो चंपारण में शुरू किया था। अहमदाबाद खेरा रिलेटेड है हमारा वल्लभ भाई पटेल से। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल उन्होंने शुरू किया था। और चंपारण सत्याग्रह हमारा गांधी जी से रिलेटेड। चंपारण सत्याग्रह जो है हमारा फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण में इन्होंने शुरू किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, इसको सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने चंपारण से शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर ही होगा और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। चलिए देखते हैं, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार क्वेश्चन रीड करके। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और नाना साहेब, तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने तो बिहार से रिलेटेड है नहीं। और कुंवर सिंह जो है, सी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। कुंवर सिंह बिहार से रिलेटेड थे और बिहार के 1857 के विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। कौन सा? कुंवर सिंह ने। एक बार देख लेते हैं हमारा नाना साहेब, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाना साहेब 1857 की लड़ाई में, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है। नाना साहेब हमारा 1857 की लड़ाई में कहाँ थे? और हमारा तात्या टोपे कहाँ पे थे? तात्या टोपे हमारा कहाँ पे था 1857 की लड़ाई में? और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पे थे? मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पे थे? देख लेते हैं। नाना साहेब जो हमारा थे 1857 की लड़ाई में कहाँ से लड़ रहे थे? कानपुर से लड़ रहे थे। नाना साहेब कहाँ से लड़ रहे थे? कानपुर से लड़ रहे थे। और तात्या टोपे हमारे कहाँ से लड़ रहे थे? यह भी कानपुर से लड़ रहे थे। तात्या टोपे भी हमारा कानपुर से लड़ रहे थे। नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से ही लड़ रहे थे। और नाना साहेब का सहयोग कर रहे थे कौन? तात्या टोपे। नाना साहेब का सहयोग तात्या टोपे कर रहे थे लड़ाई में, दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे? तो इन्होंने अवध क्षेत्र से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? अवध क्षेत्र से इन्होंने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया। और अवध क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पहले बोला जाता था फैजाबाद, अब तो अवध अयोध्या ही हो गया है हमारा प्रोविंस। फैजाबाद बोला जाता था, फैजाबाद। और इनका पूरा नाम भी था मोहम्मद अहमदुल्ला फैजाबादी इनका नाम था। फैजाबाद से थे तो इनके नाम में भी फैजाबादी लगा हुआ था। अहमदुल्ला के नाम में भी फैजाबादी लगा हुआ था। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी इनका पूरा नाम था। तो फैजाबादी नाम से भी, इसमें तो नाम ऑप्शन में नहीं दिया है, छुपा लिया। फैजाबाद नाम से भी पता चल जाता है कि इन्होंने फैजाबाद अवध क्षेत्र से 1857 का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जनजाति और जिले के निम्न जोड़ में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उरांव, सुपौल, खरवार
भागलपुर। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 38 का हमारा जो ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? संथाल बांका बिल्कुल सही है, उरांव सुपौल भी सही है, और खरवाल भागलपुर भी सही है। तो मेरा सही क्या नहीं है? मुंडा जमुई, बी ऑप्शन मेरा सही नहीं है, मुंडा जमुई। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा जमुई। मुंडा जनजाति जो है, जो कटिहार जिले के आसपास ज़्यादा मिलते हैं और उत्तरी बिहार के हैं। मुंडा जनजाति इसमें गड़बड़ दे दिया है, जमुई से नहीं होंगे। मुंडा जनजाति जो है बिहार में अगर कहीं पे है लगभग 4 से 5% के बीच में, तो मुंडा जनजाति कहाँ पे है? कटिहार जिले के आसपास। कटिहार, मुंडा कहाँ पे है? कटिहार जिला में। कटिहार जिले में, जो उत्तर बिहार में पड़ता है, उत्तरी बिहार के कटिहार जिले में है। उत्तर पूर्वी बिहार, इसको उत्तर पूर्वी बिहार में ये रहते हैं। मुंडा 4 से 5% है, ज़्यादा है नहीं, 4 से 5% इनका जनसंख्या है। तो मुंडा जनजाति हमारे जम्मू से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चंस 1 टाइम पूछा गया है, 1 टाइम से ज़्यादा पूछा जाना इसका संभव भी नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है? यह भी 1 टाइम क्वेश्चन ही है। फिर नेक्स्ट कब पूछा जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन होता नहीं है, इसलिए उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो लगे कि बार बार रिपीट होने वाला है। जो 1 टाइम फिक्स क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, यह छोड़ने के लिए पूछा जाता है इतना डीप क्वेश्चन, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन के आसपास ही सटीक एकदम सही सही बना के आना है। तो जरूरी नहीं कि हम पूरा 150 अटैम्प्ट करने लगे, उसमें से 10, 20, 30 क्वेश्चन जो इस तरह का क्वेश्चन है जिसका एकदम आंकड़ा पॉइंट बाय पॉइंट हमको पता नहीं हो, तो उसको छोड़ के ही आना है, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग है। जैसे ही हम निगेटिव टिक करके आएंगे तो हमारा 1/3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 अगर निगेटिव करते तो एक सही क्वेश्चन जो मेरा होगा वह भी हम खो करके आ जाएंगे एग्जाम में। इसलिए इस तरह के जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है उससे थोड़ा दूरी बना के ही रखना है। तो 39 का हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा निकल के आता है ई, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है कोई भी सटीक आंकड़ा नहीं है। मेरा उस समय का जो 2020 का जो वन रिपोर्ट था उसमें 7.76, 39 का जो 1% था, 1% बिहार का, वह कितना था? 7.76% था। तो इस ऑप्शन में कहीं नहीं 12.77 दिया है, 7.27 दे दिया है, यानी आंकड़ा गलत है चारों। तो उस समय तो ये ऑप्शन था, अब आजकल के एग्जाम में ये ऑप्शन होता नहीं है, यह भी याद रखना है। 4 ऑप्शन ही होता है, उसी में से कोई ऑप्शन हमको एक चूज करना है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे हमारा है? नालंदा में है नहीं, भागलपुर में नहीं है। कहाँ पे हमारा है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से उसको जाना जाता है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। 40 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे। पश्चिम बंगाल में हमारा टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसको एकदम याद रखना है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है हमारा कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। और एक क्वेश्चन जो पूछ सकता है, किस नदी के किनारे है? नदी का नाम जरूर पूछ सकता है एग्जाम में। तो यह गंडक नदी के किनारे है। यह याद रखना ज़्यादा जरूरी है कि गंडक के किनारे पर यह बसा हुआ है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो अगर थोड़ा डीप करना हो क्वेश्चन को तो हमसे पूछ सकता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे है। बहुत ही VVI है, VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको याद रखना है कि हमारा जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है वह गंडक नदी के किनारे है। जरूर अगर एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन सेटर है उसका मन हो तो पूछ सकता है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, चलिए देखते हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। बागमती, कमला, कोसी और गंडक। इनमें से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली
कोई भी नदी इसमें दिख नहीं रही है। सारी नदी जो हिमालयन नदी है वह किस ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर, नहीं तो दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसमें उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कोई नदी नहीं है। एक बार देख लेते हैं मैप से भी। मैप में हमें दिख रहा है गंडक नदी, कोसी नदी, बागमती नदी, घाघरा, राप्ती, और अगर सोन नदी ऑप्शन में रहता तो सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती दिख रही है, लेकिन ऑप्शन में हमारा सोन नदी है नहीं। ऑप्शन में हमारा सोन नदी कहीं पे दिख नहीं रहा है। बिहार की निम्न नदी से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सिर्फ सोन नदी हमको दिख रहा था जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बागमती, कमला, कोसी, गंडक सारी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। 41 का हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 में हमारा पूछ रहा है बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? अभी वन टाइम क्वेश्चन लग रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम बार रिपीट होता है। रिपीटेटिव क्वेश्चन है नहीं कि बार बार रिपीट हो, लेकिन एक बार देख जरूर लेना है, थोड़ा दिमाग में रह जाए। कहीं अगर रिपीट हो तो फिर से हम इसको जवाब दे सकते हैं। किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है और धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान की खेती के लिए पिडमोंट स्वयं मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। पश्चिमी चंपारण में स्वयं मिट्टी जो है पिडमोंट स्वयं मिट्टी, याद रखना है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण और कोसी, मगध। किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तिरहुत से गंगा नदी बहती ही है, दरभंगा मुंगेर से भी बहती है, भागलपुर से भी गंगा नदी बहती है। एक ऑप्शन डी है हमारा 42 का, तो ऑप्शन था सी, और 43 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोसी मगध का क्षेत्र जो है यहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। कोसी मगध के क्षेत्र से गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है हमारा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कौन सी कंपनी आई थी बिहार में 1632 ईस्वी में जिसने अपनी कंपनी स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चारों ऑप्शन में से किसने? तो ब्रिटिश नहीं आई थी। कि कौन सी कंपनी आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी आई थी 1632 में, याद रखना है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा 1632 में पटना में आके एक कंपनी स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा और उस पर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है 45 का। फोर्टी फाइव का हमारा जो क्वेश्चन है एक बार अच्छे से रीड करेंगे। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 2018 में सतत जीविकोपार्जन सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम, सतत जीविकोपार्जन योजना सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम 2018 में शुरू की थी। तो 20 का एग्जाम है तो 1-2 साल का पूछ लेता है, कभी कभी 2 साल का बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा 1 साल के अंदर का ही क्वेश्चन पूछता है। तो उस समय के लिए तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम काटेंगे। कि ध्यान रहे कि इस तरह के क्वेश्चन जो करंट अफेयर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उसमें इस तरह के करंट अफेयर जो 4 साल 5 साल पहले पूछा है अभी के प्रेजेंट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेजेंट के एग्जाम के लिए जो पिछला 1 साल 1.5 साल का जो करंट अफेयर जो बीता है उसी को हम ध्यान में रखेंगे। एक बार सिर्फ देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन, सतत जीविकोपार्जन योजना जो है शराबबंदी के कारण प्रभावित जो परिवार थे हमारे उसके पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया था। शराबबंदी के कारण जो प्रभावित थे, इसमें देखिए ऑप्शन कहीं पे है शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवार को सहायता देने के लिए। शराबबंदी के कारण कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, यह सब ऑप्शन है। तो हमारा जो सतत जीविकोपार्जन योजना है, शराबबंदी जो हुआ था उससे जिस परिवार का रोजगार छीना गया था, जो शराब बेचते थे, तारी बेचते थे, उसके परिवार को रोजगार देने के लिए, उसके जीविकोपार्जन के लिए ये योजना शुरू किया गया था
सतत जीविकोपार्जन योजना। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना बिहार सरकार ने 2016 में 7 निश्चय शुरू किया था। कौन सा क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं? 46 नंबर। 2016-17 में बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना शुरू किया था। 7 निश्चय। कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार सम्मिलित है उसमें 7 निश्चय में। महिलाओं को रोजगार देना। साफ पीने का पानी जो नल जल योजना हम लोग के गांव में भी चल रहा है, वह भी शामिल है। सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति करना, तो 7 निश्चय में सभी पर कुछ परिवार उस समय छूटे हुए थे जिनको बिजली नहीं मिल रहा था। कुछ गाँव, लगभग 2-3 हज़ार गाँव उस समय छूटा हुआ था जिसको बिजली नहीं मिल रहा था। इंडिया लेवल पे बिहार में भी कुछ गाँव थे। और बाल कल्याण इस 7 निश्चय में कहीं पे दूर दूर तक नहीं था। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। 7 निश्चय में कौन शामिल नहीं है? तो बाल कल्याण शामिल नहीं है। 7 निश्चय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा देख लेना जरूरी है। इसमें कुछ और ऑप्शंस है। आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, यह इस योजना का एक अहम हिस्सा है, एक पार्ट है। महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को रोजगार तो हम लोग देख ही लिए। साफ पीने का पानी, हर घर नल जल योजना, हर घर बिजली योजना, यह 3 तो ऑप्शन में ही है। तो इसको ऑप्शन से ध्यान रखना है कि हर घर बिजली योजना, हर घर नल जल योजना, पीने का पानी और महिला रोजगार, यह तो था ही शामिल 7 निश्चय में। हर घर पक्की नली गली, पक्की नली गली, पक्की नली गली, पक्की नली गली, पक्की नली गली योजना भी इसमें शामिल था। पक्की नली गली योजना। शौचालय निर्माण, तीसरा शौचालय निर्माण, शौचालय निर्माण भी 7 निश्चय में शामिल था। और चौथा क्या था? पढ़ने के लिए था। अवसर बढ़े और आगे पढ़े, आगे पढ़ने का अवसर देगी सरकार, जिसके लिए युवाओं को क्या दिया जाता था? बैंकों से बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिवाया जाता था। और जो लोन नहीं लेना चाहते थे उनको कुछ बेरोजगारी भत्ता भी युवाओं को दिया जा रहा था। आर्थिक हल युवाओं को बल से बेरोजगारी भत्ता, अवसर बढ़े आगे पढ़े, आगे पढ़ने के लिए सरकार लोन देती थी बैंकों से। तो इस तरह से 4 ऑप्शन, और 3 ऑप्शन में है महिला रोजगार, साफ पीने का पानी या नल जल योजना और बिजली आपूर्ति। यह 3 ऑप्शन से 7 निश्चय में या 7 निश्चय हो गया। सारा लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्लास बड़ा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा कम लिखेंगे। आपको नोट्स बनाते चलना है सबका। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में था। घरेलू उत्पाद देश की तुलना में कम है ही बिहार का। तो 2018-19 में फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन को हम कट करते चलते हैं, क्योंकि यह 2020 का क्वेश्चन है। 2020 अभी चल रहा है 2025, 5 साल पहले का करंट अफेयर पूछेगा नहीं, तो इसको कट करते चलते हैं। कितना प्रतिशत था एक बार सिर्फ टिक कर देना, इसको याद हुआ रखना। 33% था, इससे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? 2020 में आम चुनाव भी हुआ था और फिर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इससे जोड़ सकते हैं कि हो सकता है बिहार विधानसभा का जो 2020 का चुनाव होने वाला है, इससे रिलेटेड हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अगर एग्जाम तो विधानसभा चुनाव से पहले है, लेकिन अगर प्रेस नोट जारी होता है, चुनाव आयोग उसके लिए कुछ एक्टिविटी करता है, तो उस चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है। अगर चुनाव आयोग हमारे एग्जाम से पहले, जो 10 सितंबर को प्रायोजित है, उससे पहले अगर कुछ भी एक्टिविटी करता है चुनाव आयोग, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो करंट अफेयर के लिए चुनाव आयोग को ध्यान में रखना है, बिहार चुनाव आयोग को, कि बिहार विधानसभा आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग कर क्या रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे हम कट करेंगे। कब जारी किया था उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है। 2025 में जो करेगा चुनाव आयोग वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, कि यह साल भी चुनावी साल है
और चुनाव आयोग का एक एक एक्टिविटी ध्यान में रखना है, क्योंकि करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर से उसको पूछा जाएगा। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया है। प्रणाली क्या है? 49 का क्वेश्चन, प्रणाली CMS प्रणाली क्या है? तो इसको भी हम कट करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2019 का जो करंट अफेयर है अभी नहीं पूछेगा। CFMS प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन करने की प्रणाली थी। कागज जो हार्ड कॉपी है उस पर नहीं रखेगी बिहार सरकार कोई भी अपनी क्रियाकलापों को। सारा वित्तीय प्रबंधन जो है कहाँ होगा? ऑनलाइन होगा। इसके लिए था, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। लेकिन इसको ध्यान रखना ही नहीं, क्योंकि बिहार करंट अफेयर जो बहुत पुराना है, पुराना करंट अफेयर हमसे नहीं पूछा जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे? 50 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन। अब हमको जाना है 50 क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को, फिर करंट अफेयर है, बिहार राज्य की कृषि कर्मणा पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार दिया था किसको? मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए, उत्पादकता के लिए। मक्का और गेहूं उत्पादकता के लिए, मक्का और गेहूं खेती बिहार में ज़्यादा होती है, इसके लिए बिहार को कृषि कर्मणा पुरस्कार दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है 2020 का करंट अफेयर। लेकिन अगर कोई प्राइज बिहार सरकार या बिहार राज्य स्टेट को मिलता है सेंट्रल की तरफ से या कहीं भी, अगर बिहार कोई पुरस्कार जीत के आगे बढ़ता है तो वह इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के लिए। इतना ध्यान रखना है। पुराना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी अगर कोई प्राइज जीत के बिहार लाता है तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आगे देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राज्य व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का विशिष्टता, वैशिष्ट मतलब विशिष्टता, उसका कारण नहीं विकेंद्रीकरण। किससे पता नहीं चलता है? स्वायत्तता। स्वायत्तता अगर दे रहे हैं हम कहीं पे लोकल बॉडीज को, स्वतंत्रता दे रहे हैं, स्वायत्तता दे रहे हैं, तो वह विकेंद्रीकरण का विशिष्टता है, नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो अगर स्वायत्तता दे रहे हैं तो विकेंद्रीकरण हो रहा है वहाँ पे। अगर लोकसभा, लोगों का सहभागिता अगर है, जनता का सहभागिता है, तो वहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण हो रहा है, क्योंकि केंद्र का उसमें कोई रोल ज़्यादा है नहीं। लोक सहभागिता और लोग खुद स्वायत्तता ले रहे हैं, तो अभी विकेंद्रीकरण है। केंद्र उसमें, विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना टांग नहीं अड़ाएगा केंद्र। तो स्वायत्तता, लोक सहभागिता सब विकेंद्रीकरण की विशेषता है। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, सी ऑप्शन हमारा लग रहा है हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन जो विशेषता विकेंद्रीकरण का तो लग नहीं रहा है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाए, क्लियर है। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण का विशेषता है। स्थानीय समुदाय सशक्त बनेंगे तभी तो केंद्र वहाँ पे टांग नहीं हराएगा, केंद्र वहाँ पे अपना पल्ला झाड़ेगा, वहाँ से अलग रहेगा। कि स्थानीय समुदाय सशक्त बनेंगे, खुद अपना निर्णय खुद लेंगे स्थानीय समुदाय। तो स्वायत्तता, लोक सहभागिता ऑप्शन से ही क्लियर है। इसका मीनिंग निकालने पर कि स्थानीय समुदाय अगर सशक्त बनेगी तो विकेंद्रीकरण वहाँ पे होगा, वो विशेषता है विकेंद्रीकरण का। लेकिन समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह विकेंद्रीकरण का ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि विकेंद्रीकरण का विशेषता एक ऑप्शन से छट रहा है। कौन? स्थानीय समुदाय को में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 नंबर। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था हमारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ऑप्शन से फिर क्लियर है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान में, तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान में तो 1773 भी आया, 1833 भी आया, 1919 में ब्रिटिश, लेकिन 1995 एक ऑप्शन जो है ब्रिटिश शासनकाल के बाद, जब इंडिया फ्री हो जाता है, फ्रीडम मिल जाता है इंडिया को, उसके बाद 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आता है। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि ब्रिटिश कालीन नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक करने का मतलब ब्रिटिश कालीन यह एक्ट, सिविल राइट एक्ट हमारा ब्रिटिश कालीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसको तो रट जाना है सीधा। 324 जो हमारा अनुच्छेद है निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। 324 अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। 324 से 330 में निर्वाचन आयोग का ही वर्णन है।
निर्वाचन आयोग को एक याद रखना, कहीं पूछ ले 53 नंबर, निर्वाचन आयोग हमारा स्थापित कब हुआ था। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग स्थापित कब हुआ था, तो स्थापित हमारा हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस, उस दिन संविधान लागू हुआ था, और उससे एक दिन पहले चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को याद रखना है, निर्वाचन आयोग। और 24 जनवरी जो हम लोग 24 जनवरी भी इम्पोर्टेंट है 1950 का। 24 जनवरी 1950 क्या हुआ था, हम लोग तिरंगा झंडा जो हम लोग अभी फहराते हैं उसको उसी दिन एक्सेप्ट किया गया था, तिरंगा झंडा को 24 जनवरी 1950 को। और अगले दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हो जाता है, चुनाव आयोग अस्तित्व में आ जाता है। इस तरह से कोरिलेट करके याद रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का स्पेशल मीनिंग दिखाता है। तो एक राज्य से कोई मतलब है नहीं, कानून के अधिराज्य में एक राज्य होना या विधि के नियम से, इसमें एक राज्य वाला ऑप्शन होगा नहीं। बी और सी तो ऐसे ही गया। एक के लिए सभी कानून भी नहीं होगा, एक सारा कानून एक ही आदमी के लिए हो जाए तो वह भी, डी ऑप्शन भी मेरा गलत लग रहा है। तो एक ऑप्शन बच रहा है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इस तरह ऑप्शन छांटने से भी पता चलता है कि मेरा जो ऑप्शन ए है 54 का, ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, जितने भी लोग हैं उसके लिए एक ही कानून लागू होगा और सभी के लिए एक जैसा ही न्यायतंत्र लागू होगा। तो यह कानून का अधिराज्य का सटीक मीनिंग दिखला रहा है। विधि का नियम और कानून का राज्य का सटीक मीनिंग क्या होगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जनता का अमीरी गरीबी देख के या पोस्ट पोजीशन देख के उसमें कोई भेदभाव कानून के अधिराज्य में नहीं किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यसूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, वो अनुच्छेद देख लेते हैं कौन सा है। 243H है या 243E है या 243F है या 243G है। तो ऑप्शन हमारा जो इसका होगा, इसको तो याद रखना है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 243G। 29 कार्यों की सूची दिया गया है। थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पंचायती राज हमारा है कहाँ पे, पंचायती राज हमारा कहाँ पे है, तो भाग 9 में है। कहाँ पे है, संविधान के भाग 9 में है। पंचायती राज हमारा संविधान के भाग 9 में है और इसका अनुच्छेद है 243 से 243O तक। ABCDEFGHIJKL मैंने इस तरह कहते हैं, ओ तक है। 243 अनुच्छेद ए से लेकर के कहाँ तक है, 243O तक। 243O तक में इसका डिस्कशन किया गया पंचायती राज संस्था का। 29 कार्यों की सूची याद रखना है। 29 कार्यों की सूची कहाँ पे दिया गया है, 243G में, ABCDEFG में दिया गया है। क ख ग यह सब करते हुए इसमें बहुत सारा आर्टिकल दिया रहता है, उसका सब आर्टिकल बोलते हैं उसको। तो सब आर्टिकल वो तक गया है, जिसमें जी सब आर्टिकल में हमको 243 आर्टिकल हो गया। 243 के सब आर्टिकल जी में 29 कार्यों की सूची जो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य सौंपा गया है, उस कार्यों की सूची 243 में दिया गया है। इसको एकदम रट के याद रखना है। पंचायती राज संस्था से पूछा जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। पंचायती राज संस्था से जुड़े कौन है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज लाया गया था। बलवंत राय मेहता हमारे जो थे, इनके ही अनुशंसा पे पंचायती राज हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया था। और भी कुछ क्वेश्चंस जो देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति तो हमारा इससे जुड़े हुए हैं ही। इनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार बोला जाता है। किनको, बलवंत राय मेहता को। सबसे पहले कब शुरू किया गया था इसको, पंचायती राज। सबसे पहले पंचायती राज का चुनाव कहाँ पे हुआ था, तो पंचायती राज सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के नागौर में। सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले में
नागौर ज़िले में, राजस्थान के नागौर ज़िले में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, पंचायती राज को। और अगर कहीं दूसरा बार पूछ लो, पहला तो राजस्थान का पंचायती राज हो गया नागौर ज़िले में। अगर दूसरा कभी कभी दूसरा भी पूछ लिया जाता है, दूसरा राज्य जहाँ पे पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दूसरा हमको याद रखना है आंध्र प्रदेश। और इसी साल हुआ, कब हुआ था नागौर ज़िले में? गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन नागौर ज़िले में कब हुआ था? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 1959 में। थोड़ा क्रोनोलॉजी भी याद करके रखना रहता है, पूछ दिया जाता है। तो दूसरा कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश के महबूबनगर ज़िले में। आंध्र प्रदेश हमारा जो है उसके महबूबनगर ज़िले में, महबूबनगर ज़िले में दूसरी बार पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? तो वह भी 1959 में ही, 1959 में। इसके लगले कितने दिन के बाद? 11 अक्टूबर को, मात्र 9 दिन के बाद, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में इसको दूसरा ऐसा राज्य बना, आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिला दूसरा ऐसा स्थान बना जहाँ पे पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला मेरा राजस्थान का नागौर जिला और दूसरा आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिला। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है, 55 क्वेश्चन तक हम लेकर के आए थे। तो इसके साथ एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं कि एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लेकर के जाइए, जिसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? इसी का 56 नंबर क्वेश्चन आप मान लीजिए इसको। 56 नंबर क्वेश्चन कि 73वां संविधान संशोधन कानून की शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान संशोधन रहने दीजिए। संविधान संशोधन कानून, 73वां संविधान संशोधन कानून की शुरुआत 73वां संविधान संशोधन बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन किसी कारणवश कोई अरंगा लगा जिसके कारण उस समय इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। बाद में 73वां संविधान संशोधन में जाके इंट्रोड्यूस हुआ। 73वां संविधान संशोधन हमारा यही है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। पंचायती राज को 1992 तक कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। 1993 में जाके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है। और यही 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का काम लेकर के आता है। तो 73वां संविधान संशोधन कानून की शुरुआत किस बिल से हुआ था? किस संविधान संशोधन बिल से हुआ? उस बिल का नाम बताना है। कैमा संविधान संशोधन बिल था? संविधान संशोधन बिल से हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से ही रिलेटेड है, इसका शुरुआत किस बिल से हुआ था? पहला है 61वां संविधान संशोधन बिल, 61वां संविधान संशोधन बिल, 61वां संविधान संशोधन बिल। दूसरा ऑप्शन हम दे रहे हैं 62वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 63वां संविधान संशोधन बिल। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 64वां संविधान संशोधन बिल। इस चारों में से कौन सा था? क्योंकि अब ये ऑप्शन पूछा नहीं जाता है, तो इस चारों में से फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा ऑप्शन होगा? 64वां, 63वां, 62वां, 61वां, जो 73वां संविधान संशोधन बिल जो पंचायती राज को कानूनी दर्जा यानी संवैधानिक दर्जा देने का काम करता है, इसका शुरुआत 61वां, 62वां, 63वां, 64वां में से किस बिल से हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और
इस तरह से सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर हम नेक्स्ट क्लास इसी तरह का लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगले क्लास में फिर से हम 55 56 क्वेश्चन हो गया है, 57 से फिर हम जितना भी क्वेश्चन बन पड़ेगा 66 बीपीएससी का लगभग 150 क्वेश्चन है, उसमें 25-30 करंट अफेयर तो छोड़ ही देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स 2020 5 साल पहले का इंपॉर्टेंट है नहीं। करंट अफेयर्स को स्किप करके जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको अच्छे तरीके से किस तरह से सॉल्व करना है, इसको लेकर के हम फिर से आएंगे और हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक बार फिर से गुजारिश रहेगा कि सेशन को लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल जो है नया चैनल है, अभी न्यूबॉर्न चैनल है, ग्रो कर रहा है, तो इसमें आप भी थोड़ा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि नए पौधे को ही ज़्यादा सींचना होता है। पुराना पौधा तो अपने आप आंधी झंझावात सबसे लड़ के खुद खराब हो जाता है, नए पौधों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस तरह से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।